नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एनईपी के बारे में। एनईपी को डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों, और एनईपी को डिटेल में समझते हैं यहाँ पे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए, केवीएस के लिए, सुपर टेट के लिए। तो एनईपी को पढ़ना आपका प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए बच्चों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कब आई बच्चों? 2020 में आई। एक वीडियो और है मेरी एनईपी से रिलेटेड, आप उसको भी देख लेना और इसको भी देख लीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश में सबसे पहले जो आजाद भारत में सबसे पहले आई 1968 में शिक्षा नीति। ये इंदिरा गांधी के टाइम में आई थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी। उसके बाद इनके बेटे राजीव गांधी 1986 में आई, राजीव गांधी के शासनकाल में। और इसके बाद आई 2020 में, ये आई नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में। तो लगभग 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति देखने को देश को मिली है। शिक्षा नीति का मतलब होता है बच्चा कि शिक्षा, एजुकेशन जो शिक्षा है उसमें क्या सुधार हुए हैं, कैसे चेंजेस हुए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए हम उनको समझते हैं। पैटर्न क्या बदला है, तो उन चीज़ों को हम समझते हैं बच्चों। तो ध्यान देने की जरूरत है आपको बोर्ड पर। 1986 के बाद जो 2020 में शिक्षा नीति हम जो पढ़ रहे हैं, ये कैसे तैयार हुई उसके विषय के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारे देश के एक इसरो के प्रमुख थे, पूर्व प्रमुख। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व प्रमुख थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन को अध्यक्ष बनाया गया, जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको नई शिक्षा नीति तैयार करनी है। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ने ये अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की गई, और ये इस समिति ने मई 2019 में ये मसौदा तैयार कर दिया था कि इस तरीके से हम बच्चों के लिए नए चेंजेस लाएंगे, नई शिक्षा नीति लाएंगे। इससे पहले हमारे देश में एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसी के अंतर्गत शिक्षा आती थी। शिक्षा जो एजुकेशन है वो MHRD मिनिस्ट्री का पार्ट हुआ करती थी। M फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसी का पार्ट हुआ करती थी। इसको 2020 के शिक्षा नीति के बाद शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम दिया जाता है, शिक्षा मंत्रालय। क्या है इसमें, क्या है फैलन है, बहुत सारी चीजें। शिक्षा मंत्री उस टाइम जो 2020 में जब ये लागू हुई, उस समय रमेश पोखरियाल थे, रमेश पोखरियाल। इसके बाद अब जो वर्तमान में है वो धर्मेंद्र प्रधान है, और तब ये थे भाई। तो MHRD मिनिस्ट्री का भाई, इसमें क्या चेंजेस हुए वो पढ़ने वाले हैं। तो न्यूनतम चेंजेस किसमें बांटा गया है, क्या थी? देखो इसमें एक चेंजेस और हुआ, 2030 तक अध्यापन में न्यूनतम डिग्री, अध्यापन के लिए क्या चाहिए, 4 वर्षीय BEd डिग्री का होना अनिवार्य है। 4 वर्ष यानी सारे कोर्सेज बच्चे क्या कर दिए गए, इंटीग्रेटेड। इसमें नई शिक्षा नीति में सारे कोर्सेज इंटीग्रेटेड कर दिए गए। इंटीग्रेटेड यानी कि BA + MA 4 साल, मास्टर डिग्री, BA BEd ले लो 4 साल, ठीक है, BA BCom MCom 4 साल। तो 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स कर दिए गए हैं। जो भी चेंजेस होंगे बच्चों धीरे धीरे जानेंगे हम। क्या फॉर्मूला है बच्चों? पहले ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप पढ़ने जा रहे हो। पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी, जो 1986 की शिक्षा नीति थी, उसमें एक टर्म था 10+2। जैसे हम बच्चों पढ़ के आए सारे, या तो हम आर्ट्स से लेते थे 10th के बाद, या साइंस, या एक स्ट्रीम वर्ड था। क्या वर्ड था? या तो कॉमर्स में चले जाओ, या साइंस में चले जाओ, या आर्ट स्ट्रीम। अब की बार स्ट्रीम वर्ड को हटा दिया गया, ठीक है। तो कौन से वर्ड को हटा दिया गया? स्ट्रीम। और इसकी जगह 10+2 की जगह एक नई शिक्षा नीति आई, 5+3+3+4। क्या है बच्चों? 5+3+3, 5+3+3+4। ये नई शिक्षा नीति हमारी आ गई। तो कौन कौन से एजेस के लिए है, कौन कौन सा टाइम पीरियड है, तो उनके बारे में एक बार हम इसे बारीकी से पढ़ते हैं। तो ये है बच्चों टॉपिक फाउंडेशनल। ये मैं एक बार आपको अच्छे से समझाता हूँ।
बच्चों फाउंडेशनल, पहली स्टेज हमारी फाउंडेशनल स्टेज होगी, और जो फाउंडेशनल स्टेज होगी बच्चों वो 3 साल तक होगी, 3 साल के टाइम पीरियड तक। देखो भाई आप इसके अंतर्गत FLN पढ़ोगे, मैं बताऊंगा FLN क्या है अगली वीडियो में, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा FLN क्या है अगली वीडियो में। लेकिन इसलिए मैं बता दूं फाउंडेशनल में अभी जो बच्चा है वो आप 3 साल तक डाल दोगे, ठीक है, और इसमें आंगनवाड़ी कहेंगे, इसे प्री स्कूल कहेंगे, इसे बाल वाटिका कहेंगे। यदि बच्चा आपका 3 साल का स्कूल चला जाएगा और 3 से कितना तक बच्चा 6 साल तक फाउंडेशनल स्टेज में वो रहेगा, और 3 से 6 साल जो है फाउंडेशनल स्टेज को भी 2 हिस्सों में बांटा गया, 3 से 6 साल, और इसमें क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। बच्चों इसे दोबारा से समझाता हूँ। फाउंडेशनल का मतलब है कि मैंने जो बताया था अभी आपको 5+3+3+4, तो 5 साल वो फाउंडेशनल में रहेगा, 3 साल 3 से लेकर 6 साल तक तो वो आंगनबाड़ी बाल वाटिका में रहेगा, यानी कि 3 से 6 साल तक तो वो खेलेगा ही खेलेगा। यदि मैं इस तरीके से इस पर बोर्ड पर जाऊं तो मैं एक बार और समझाऊंगा अच्छे से बच्चों। फाउंडेशनल जो स्टेज है इसको 2 में बांट गया, 3 साल और 2 साल, क्योंकि बच्चा फाउंडेशन कितना था 5 साल, तो 5 साल को 3 साल तो वो प्ले वे यानी खेलेगा ही खेलेगा, और 2 साल उसके बाद उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। ये नो एग्जाम, इसमें फाउंडेशन में कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बच्चा कोई भी एग्जाम नहीं कंसीडर करेगा। ये थी फाउंडेशन, ये लर्निंग बाय प्लेइंग के गौर पर है, बच्चों को खिलाया जाएगा। फिर आएगा प्रीपरेटरी, और प्रीपरेटरी सेकंड स्टेज है बच्चों प्रीपरेटरी, और प्रीपरेटरी जो हमने पढ़ा था 5+3 साल +3 साल +4 साल, तो 3 साल ये आगे किसके प्रीपरेटरी के। और प्रीपरेटरी यानी कि एज जो क्लास, देखो यहाँ पे बच्चा 5 साल रहा था, 5 साल, तो 5 साल तक वो क्लास सेकंड तक पहुँच जाएगा, क्लास सेकंड तक, और क्लास सेकंड के बाद थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ, कहाँ तक करेगा बच्चा प्रीपरेटरी में। तो ये फाउंडेशनल थी, ये कौन सी है प्रीपरेटरी, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ प्रीपरेटरी है। यहाँ पर बच्चों की स्टडी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, और बच्चा को एक किस भाषा में सिखाया जाएगा, मदर टंग में सिखाया जाएगा। तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, मदर टंग में सिखाया जाएगा, तो प्रीपरेटरी। अगला है बच्चों मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जो होगी ये भी कितने साल की होगी 3 साल। फाउंडेशनल, प्रीपरेटरी, ये आगे कौन सी मिडिल स्टेज, और मिडिल स्टेज भी 3 साल की आ जाती है। ये देखो 5th क्लास तक हो गया था, ये 6th क्लास 7th क्लास, और ये कौन सा हो गया 8th क्लास तक हो गया मिडिल स्टेज। और यहाँ पर कंप्यूटर कोडिंग चल जाएगी बच्चों, कंप्यूटर कोडिंग, यानी इस मिडिल स्टेज में क्या चल जाएगी कंप्यूटर कोडिंग चल जाएगी। एक इंडियन लैंग्वेज जुड़ जाएगी, कोई सी भी क्षेत्रीय भाषा इंडियन लैंग्वेज इसमें जुड़ जाएगी। बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज सिखाने लगेंगे, वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। वोकेशनल एजुकेशन कैसी, व्यवसाय, किसी को बढ़ई बनना है, नाई बनना है, या किसी भी व्यवसाय में जाना है, कोई भी व्यवसाय बच्चा छोटा हो या बड़ा नहीं होता, तो जिसमें जिसका इंटरेस्ट है वो जा सकता है, ठीक है। इसके बाद तो ये आ गया भाई, इसके बाद 4 साल का, यानी कि 4 साल 8 तक पहुंच गया है, 9th 10th 11th 12th, तो यहाँ पे पहुंचेगा, इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। और ये 4 साल की रहेगी, इसमें एक फॉरेन लैंग्वेज भी आप ले सकते हो, एक फॉरेन लैंग्वेज भी इसके साथ जुड़ जाएगी बच्चों, ये रहेगा। अब स्ट्रीम वर्ड हटके क्या हुआ बच्चों, इसको मैंने मिटा दिया स्ट्रीम वर्ड के साथ, तो मैंने कहा स्ट्रीम वर्ड को क्या हटा दिया गया। स्ट्रीम वर्ड के बाद आप, हमारे यहाँ ऐसा होता था, जो PCM लेगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेगा, या PCB लेगा, तो फिजिक्स के साथ क्या है केमिस्ट्री लेना क्या है जरूरी। आर्ट्स के लेगा तो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेगा, फिर वो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं लेगा। अब ऐसा नहीं है, आप कोई भी रैंडम विषय ले सकते हो, मैथ के साथ साथ कोई हिस्ट्री लेना चाहे ले सकता है, लेकिन पहले मैथ के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलेंगी।
अब ऐसा नहीं है। कोई मैथ के साथ हिस्ट्री लेना चाहे ले सकता है, कोई हिस्ट्री के साथ कॉमर्स लेना चाहे, अकाउंट लेना चाहे ले सकता है, यानी कि कोई भी रैंडम कोर्स अब ले सकता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा वर्ड स्ट्रीम शब्द नहीं है, रैंडम विषय है, तो कोई सा भी ले सकता है। आगे जाएं तो बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पढ़ाई जाएगी। इसमें क्या क्या होगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया जाएगा, रॉट लर्निंग को खत्म किया जाएगा। एनईपी के अकॉर्डिंग रॉट लर्निंग खत्म होगी और क्या जुड़ जाएगी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जुड़ जाएगी। मूल्यांकन कंटिन्यूअस इवेल्युएशन होगा, कंटिन्यूअस लगातार मूल्यांकन होगा, सीसी का पैटर्न, और सीसी में भी फॉर्मेटिव से समेटिव की तरफ फिक्स या फॉर्मेटिव की तरफ ले जाया जाएगा। बच्चों को समेटिव से फॉर्मेटिव होता है जब बीच बीच में मूल्यांकन होता है, पाठ के बीच में मूल्यांकन होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है फॉर्मेटिव, और समेटिव एट द एंड ऑफ द होता है। तो एट द एंड समेटिव, तो बच्चों को फॉर्मेटिव की तरफ ले जाया जाएगा, कहां से, समेटिव से। बच्चों को छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन इवैल्यूएशन के लिए परख नामक एक नए इस संस्थान की स्थापना की गई। परख एक संस्थान है जो नेशनल असेसमेंट सेंटर है, जो बच्चों को पहचानेगा कि कहां से उसकी उन्नति हुई है, कहां से। फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है और बच्चे को करके सीखने पर गौर दिया है, लर्निंग बाय डूइंग पे, और बच्चे को के सामने क्या बनना है, रिजिड नहीं होना है, जो पूछे उसको जवाब देना है। बच्चों के सवालों का आपको रिजिड नहीं होना है, उसे रिजिड स्ट्रक्चर में नहीं बांधना है, उसको फ्लेक्सिबल लेकर आपको चलना है। बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, यानी कि बच्चा खुद से और ओवन और एक्टिव होकर सीख सके। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है, यानी समावेशी शिक्षा का मतलब है बच्चों सभी, या डिसेबल बच्चे हों, एबल बच्चे हों, उनको सभी को एक साथ पढ़ाना है, सभी को अलग अलग स्कूल में नहीं पढ़ाना, सभी को, यदि डिसेबल भी है तो वहीं उनके लिए चीज़ें, जरूरत की जो नीड्स की चीज़ें हैं उनकी वहीं आप प्रदान कर दो। लर्निंग बाय डूइंग पे है, ये है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको लगाना, मैं नीचे पीडीएफ दे दूंगा, आप मुझसे पीडीएफ ले लेना। ये क्वेश्चन आपको करना है, जितना मैंने समझा है उससे ये क्वेश्चंस हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, रिपोर्ट कार्ड है बच्चों, इसमें थोड़ा सा और पढ़ना है हमें। मल्टीलिंग्विज्म को बढ़ावा देता है, विविधता को, बहुभाषिक को बढ़ावा देती है एनईपी। बहुत अच्छी चीज़ है। बहुभाषिक क्या है, हम कोई मान लीजिए फैन लिख रहा है क्लास में, इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया, उर्दू में भी लिख दिया, ठीक है, तो ये मतलब ये कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेगा, ये अच्छी चीज़ है। मल्टीलिंग्विज्म को अच्छी चीज़ माना गया है, और भारत में 3 लैंग्वेज सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है। ये 3 लैंग्वेज सिस्टम, और दूसरे विषय के रूप में कोई भारतीय भाषा, आप संस्कृत को भी ले सकते हो। जो मैंने बताया था बच्चों को एक इंडियन लैंग्वेज लेनी है, तो इंडियन लैंग्वेज जो लेनी है वो तमिल ले सकते हो, तेलुगु, कन्नड़, उड़ीसा, मलयालम और संस्कृत का अध्ययन आप कर सकते हो। इनमें से कोई सी भी भाषा आप ले सकते हो। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, उड़ीसा और मलयालम आप ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों। और यदि मैंने एक फॉरेन लैंग्वेज जोड़ी थी, फॉरेन लैंग्वेज में चाइनीज को छोड़कर सभी भाषाएं हैं, कोरियन है, जापानी है, थाई है, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, पुर्तगाली है, और कौन सी है बच्चों, रूसी। तो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग बच्चों आप जापान भी ले सकते हो, थाई ले सकते हो, फ्रेंच ले सकते हो, जर्मन ले सकते हो, स्पेनिश ले सकते हो, पुर्तगाली ले सकते हो। तो ये भाषाएं बताई गई हैं। भारतीय भाषाओं का प्रमुख उल्लेख जानेंगे बच्चों, क्वेश्चंस हैं। और लास्ट में आपका है आरपीडब्ल्यूडी के बारे में बताया गया है इसमें, कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को भी इसमें जोड़ा गया है। उनके लिए उपयुक्त ढांचा वहीं पे तैयार कर दो, जो चीज़ें उन्हें ज़रूरत है उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रमोट कर दो। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया था, 2016 में। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनके लिए जो फ्री एजुकेशन है वो दिव्यांग के लिए वो 6 से 18 है, और नॉर्मल चाइल्ड के लिए 6 से 14 है। तो ये इंपॉर्टेंट बच्चे हैं, तो उनके लिए इमारती ढांचा हो, बच्चों के लिए उपयुक्त तकनीक हो, बच्चों के लिए निजी शिक्षा प्रावधान की बात की गई है। एक लास्ट में एक प्रोग्रेसिव रिजल्ट है,
ये रहा बच्चों प्रोग्रेस कार्ड। प्रोग्रेस कार्ड कैसा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखो बच्चों, प्रोग्रेस कार्ड जो बच्चों का तैयार होगा उसमें फेल नाम का कोई भी शब्द अब नहीं होगा। फेल नाम का कोई भी शब्द इसमें नहीं होगा। क्या होगा, ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी ने मिलकर तैयार किया। इसमें बच्चों को 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बोला गया। 360 डिग्री ही क्यों बोला गया भाई, 360 डिग्री या डायमेंशंस बोला गया, इसको मल्टी डायमेंशन बोला गया और 360 डिग्री का नाम दिया गया। मल्टी डायमेंशन और 360 डिग्री क्यों बोला गया, क्योंकि बच्चों के इसमें सभी यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी कंसीडर किया जाएगा, अफेक्टिव भावनात्मक विकास को भी कंसीडर किया जाएगा, और बच्चों इसमें कॉग्निटिव अफेक्टिव के साथ साइकोमोटर क्रियाशील एक्टिव कितने, खेलकूद कितनी कर रहे हैं, भावना कैसी है, उन इमोशनल है, गुस्से वाले हैं, दिमाग थिंकिंग कैसी है, थॉट कैसी है, कॉग्निटिव यानी कि संपूर्ण विकास को, होलिस्टिक डेवलपमेंट को चेक किया जाएगा। तो उन्नति पत्र या प्रगति पत्र बोला जाएगा बच्चों। प्रोग्रेस को कार्ड को क्या बोला जाएगा, उन्नति पत्र या प्रगति पत्र। यह है मल्टी डायमेंशनल होगा और ये सभी एस्पेक्ट को कवर करेगा, ये भावनात्मक को भी, कॉग्निटिव को भी और ये साइकोमोटर को भी कवर करेगा। तो सिर्फ ये बच्चों के बीच जो रिपोर्ट कार्ड है वो बच्चे खुद भी तैयार करेंगे और उनके ग्रुप से भी मिलकर तैयार, पीयर असेसमेंट यानी ग्रुप लर्निंग से भी तैयार किया जाएगा। तो बच्चे थोड़ी सी वीडियो थी, हमने इसको डिटेल में समझा, बड़ी वीडियो थी, सभी शेयर करें, सभी दोस्तों को बताएं ज़्यादा से ज़्यादा।